आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी तर्क भाषा ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये रहेगा कि आपके नेट जेआरएफ और एमए के अंदर तर्क भाषा को जहाँ जहाँ रखा गया है उसके बारे में कितने उसके प्रश्न बनते हैं और उसका गहन अध्ययन हम इस तर्क भाषा ग्रंथ में करेंगे। तर्क भाषा के लिए आप ये जो पुस्तक है चोखम बाकी बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें पढ़ने से आपको एक लाभ यह होगा कि कठिन से कठिन प्रश्न आपके सही होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि तर्क भाषा जो ग्रंथ है वो श्री केशव मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। केशव मिश्र जी ने लिखा है और इस ग्रंथ का संबंध है वो न्याय वैशेषिक दर्शन के साथ है। आपको पता है कि जैसे सांख्य का संबंध योग से है, उसी प्रकार न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों समान तंत्र है, समान दर्शन है। और अब आपके मन में ऐसा आएगा कि भाई न्याय दर्शन का अर्थ क्या होता है। तो न्याय का एक बड़ा अच्छा अर्थ दे रखा है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय है। प्रमाण के द्वारा अर्थ अर्थात वस्तु तत्व का परीक्षण करना न्याय कहा जाता है। सामान्य भाषा में भी न्याय मेरे साथ यह अन्याय हुआ, तो न्याय और अन्याय शब्द का दार्शनिक भाषा में अर्थ यह हो सकता है कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, वस्तु तत्व का कि वस्तु की सत्ता है या नहीं है, ऐसा परीक्षण करना न्याय कहा जाता है। उसके बाद में न्याय का एक पर्याय शब्द है जो आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध है। आन्वीक्षिकी शब्द बहुत प्रचलन में आता है दर्शन के अंदर। तो भाष्यकार ने आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग किया है। न्याय के जो भाष्यकार है वो उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी विद्या। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष और आगमों के द्वारा, या तो किसी चीज को आप सामने देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये है। जैसे ये मेरा हाथ है तो इस हाथ का मेरी आंखें प्रत्यक्ष कर रही है, तो ये सिद्ध होता है कि मेरे हथेली है ये। इसी प्रकार आगमाभ्याम, आगम जो शास्त्र है, इन शास्त्रों में जो वस्तु तत्व का जो विश्लेषण किया है उसके बारे में भी आप देख कर कह सकते हैं कि यह अमुक वस्तु है। तो इस प्रकार से देखना ये क्या कहलाता है, आन्वीक्षिकी कही जाती है, जो न्याय का पर्याय शब्द है। उसके बाद में न्याय शास्त्र को हेतु विद्या भी कहा जाता है। यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तर्क भाषा जो ग्रंथ है उसका संबंध न्याय और वैशेषिक से है। और न्याय को मैंने आपको बताया कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ का, वस्तु तत्व का परीक्षण करना न्याय कहा जाता है। तो न्याय शास्त्र को हेतु विद्या कहा जाता है क्योंकि अनुमान करते समय हेतु का अत्यधिक महत्व होता है। किसी भी चीज का हम गेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। जैसे आज हम ऐसा अनुमान करें, गेस करें कि आज बारिश आने वाली है, तो हम आज के वातावरण को देख करके वो वातावरण के कारण को मानेंगे, हेतु को मानेंगे, तभी हम बारिश का अनुमान करेंगे। तो इसलिए हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है अनुमान में। बिना हेतु के अनुमान नहीं होता है, तो इसलिए इसको हेतु विद्या कहा जाता है। इसी प्रकार न्याय को वाद विद्या और तर्क विद्या और प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। वैदिक पदार्थों के अनुष्ठान में विरोध उपस्थित होने पर उसे दूर करने के लिए सबसे पहले मीमांसा शास्त्र के द्वारा तर्क का उपयोग किया गया। इसलिए देखो ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है आपके साक्षात्कार में कि सर्वप्रथम नैयायिक कौन है। न्याय का सबसे पहला प्रयोग मीमांसकों ने किया, क्योंकि वैदिक कर्मानुष्ठानों में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती तर्क की जिसके अंदर यह पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। तो इसलिए मीमांसकों ने सबसे पहले न्याय शास्त्र का प्रयोग किया, तर्क का उपयोग किया। इसलिए मीमांसकों को सर्वप्रथम नैयायिक कहा जाता है। न्याय शास्त्र में दो प्रकार की धाराएं चलती है। आपने सुना होगा कि नव्य न्याय का है, ये न्याय का है। तो अब देखो न्याय शास्त्र में जो दो धाराएं चलती है उसके अंदर एक धारा चली गौतम के द्वारा, जो 16 पदार्थ बताए गए उनका निरूपण, इसको प्राचीन न्याय कहा जाता है। तो प्राचीन न्याय में उन सभी 16 पदार्थों का समावेश हो जाता है, उनकी व्याख्या का समावेश हो जाता है जो गौतम ने प्रतिपादित किए थे, उसको प्राचीन न्याय कहा जाता है। नव्य न्याय कहा जाता है गंगेशोपाध्याय के द्वारा एक तत्व चिंतामणि नाम का ग्रंथ है,
उस तत्व चिंतामणि ग्रंथ के द्वारा जो प्रमाण की मीमांसा की है, प्रमाणों के बारे में बताया गया है, उसको नव्य न्याय कहा जाता है। तो सीधा सा आपको बताऊं मैं सरल भाषा में, प्राचीन न्याय का संबंध गौतम के द्वारा है और नव्य न्याय का संबंध गंगेशोपाध्याय के द्वारा जो तत्व चिंतामणि ग्रंथ है उसके साथ में है। इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या है, आपस में समान तंत्र है, समान तंत्र माने जाते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके तर्क भाषा का संबंध न्याय और वैशेषिक दोनों के साथ है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आपको न्याय और वैशेषिक दोनों में अंतर बताता हूं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद, जिनको कणभुक भी कहा जाता है, कणभक्ष भी कहा जाता है, उलूक भी कहा जाता है। आपको एक बढ़िया वाली बात बताता हूं कि कणाद है जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन किया था। तो कणाद के सूत्रों पर रावण का एक भाष्य मिलता है, जो अभी तो नहीं मिलता है, अनुपलब्ध है, पर रावण का भाष्य लिखा था कणाद सूत्रों पर, जो अभी अनुपलब्ध है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने जाते हैं। दर्शन में प्रमाण की एक अच्छी परंपरा है। प्रमाण के द्वारा क्या किया जाता है कि यथार्थ जो ज्ञान होता है, जैसे यह हाथ हथेली है या नहीं है, ये कैसे पता करे, तो जिसके द्वारा ये हथेली ही है, दूसरी चीज नहीं है, तो उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण प्रमा से बना है, प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान होता है, तो जिसके द्वारा हमें एक्चुअल नॉलेज पता चले उसको प्रमाण कहा जाता है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है और उसके बाद में पर वैशेषिक दर्शन है उसमें 2 ही प्रमाण है। अब न्याय दर्शन में 4 प्रमाण कौन से हैं? एक तो प्रत्यक्ष हो गया, एक अनुमान हो गया, एक उपमान हो गया, एक शब्द हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई चीज है या नहीं है। अनुमान आप गैस करके पता लगा सकते हैं, जैसे आपने रसोई में देखा कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। अब जब आपने कहीं बाहर गए और आपको धुआं दिखाई दिया तो आप सोचोगे कि यहाँ पे आग है, तो वो उस आग में कारण बना धुआं, ठीक है, तो वो अनुमान हो गया। उपमान किसी की आपस में सादृश्य देख करके आप बता सकते हैं। और उसके बाद में शब्द, हम शब्दों के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि ये चीज है या नहीं है। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसके बाद में वैशेषिक दर्शन है, वो 2 ही प्रमाणों को मानता है। अब देखो, ये जो 2 प्रमाण है, उपमान तथा शब्द को अनुमान के अंतर्गत मान लेते हैं। वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रमाण है, एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान। तो बाकी जो 2 न्याय दर्शन में थे ना, उपमान और शब्द, वो वैशेषिक दर्शन में इसके अंदर आ जाते हैं, उपमान के अंदर ही मान लिए जाते हैं, अंतर्भाव हो जाता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 16। तो 16 पदार्थ न्याय दर्शन में माने जाते हैं, परंतु वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने जाते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे, तब आपको कितने कितने पदार्थ होते हैं वो है। न्याय दर्शन में प्रमाण पर विशेष विचार किया गया है। प्रमाणों के बारे में, ये जो अनुमान, उपमान है ना, ये जितने हैं ना, इनके बारे में न्याय दर्शन में विशेष विचार किया गया है। परंतु वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों पर विचार किया गया। प्रमेय है जो, ठीक है, जो तत्व, जो द्रव्य, गुण आदि जो प्रमेय है, ठीक है, तो वो जो प्रमेय है उन पर ज्यादा जोर वैशेषिक पदार्थ में डाला है। परंतु न्याय दर्शन केवल प्रमाणों की बात करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रत्यक्ष है। अब जितनी इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रियों से जो जो प्रत्यक्ष होता है वो उसके अनुसार से प्रत्यक्ष भी बंटता जाता है। पर वैशेषिक दर्शन के हिसाब से केवल चाक्षुष ही प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखने वाला ही प्रत्यक्ष है, बाकी कोई प्रत्यक्ष है ही नहीं। ये दोनों में भेद है। उसके बाद में न्याय दर्शन में समवाय को प्रत्यक्ष माना है। समवाय होता है तो उसको प्रत्यक्ष के द्वारा समवाय का पता लगाया जा सकता है, परंतु वैशेषिक दर्शन में समवाय को अनुमान के द्वारा माना जाता है। ये दोनों में एक प्रकार का अंतर है। जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो और मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा इस पर। हाँ, न्याय दर्शन है वो पीठर पाकवादी कहा जाता है, पीठर पाकवादी। और ये वैशेषिक दर्शन है, इनको पीलू पाकवादी कहा जाता है। तो पीठर पाकवादी ये न्याय दर्शन है, पीलू पाकवादी ये वैशेषिक दर्शन है। न्याय दर्शन में 5 हेत्वाभास माने जाते हैं, वैशेषिक दर्शन में 3 ही हेत्वाभास माने जाते हैं, ठीक है। और न्याय दर्शन में कहा जाता है कि पुण्य जनित स्वप्न सत्य व पाप जनित स्वप्न असत्य होते हैं।
पुण्य के द्वारा उत्पन्न जो स्वप्न है वो ही सत्य होते हैं, पाप के द्वारा जो हमें स्वप्न दिखाई देते हैं वो असत्य होते हैं। और वैशेषिक दर्शन तो एक ही बात बोलते हैं कि जितने भी स्वप्न है वो सब के सब क्या होते हैं, असत्य होते हैं। विद्यार्थियों में आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, दोनों में भेद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तर्क भाषा न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों की व्याख्या करता है। अब तर्क भाषा में क्या है, तर्क भाषा में न्याय व वैशेषिक दर्शनों के पदार्थों तथा सिद्धांतों का मिश्रण है। न्याय के कुछ ले लिए, वैशेषिक के कुछ ले लिए, इन दोनों को मिलाकर के मिलाजुला सा इस ग्रंथ के अंदर बताने का प्रयास किया गया है। जैसा कि इसके मंगलाचरण में आप देख सकते हैं, मंगलाचरण देखो कितना बढ़िया, क्या लिखा है, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछति अलसश्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो बालोपि, जो बच्चा है वो भी न्याय नये प्रवेशम, जो नव्य न्याय में प्रवेश पाना चाहता है। अब यहां पर देखो बाल शब्द का अर्थ वैसे तो बालक होता है, पर यहां पर बाल का अर्थ एक अलग ही अर्थ होता है, अर्थात इस जो विषय को समझने की तो उसमें योग्यता होनी चाहिए। बाल का यहाँ पर अर्थ जो दूध पीने वाले बच्चे, ऐसा अर्थ नहीं है जिसने व्याकरण, काव्य, कला, कोश आदि का ग्रंथ किया है और इस शास्त्र को पढ़ने की समझ तो, अंडरस्टैंडिंग तो उसमें है, उसको यहाँ पर बाल शब्द से किया गया है। तो बालोपि बच्चा है जो व्याकरण आदि अध्ययन किया है, यो न्याय नये प्रवेशम, नव्य न्याय में प्रवेश पाना चाहता है, और वो प्रवेश भी कैसा पाना चाहता है, अल्पेन, बिल्कुल थोड़ा सुनने मात्र से, थोड़े से अध्ययन से, ठीक है, अलसश्रुतेन, उसके बाद में वो आलसी है, अर्थात वो ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहता, पर व्याकरण, काव्य, कला आदि को उसने पढ़ा हुआ है, तो वह थोड़ा सुनकर के यदि नव्य न्याय में प्रवेश पाना चाहता है तो उसके लिए संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्तियों से युक्त, बहुत छोटी छोटी युक्तियों के द्वारा अन्वित तर्क भाषा, उससे युक्त जो तर्क भाषा है, प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा, वो मेरे द्वारा इस तर्क भाषा की क्या की जाती है, प्रकाशन किया जाता है, आपके सम्मुख लाई जाती है। तो तर्क भाषा रचने का एक उद्देश्य, जो छोटा प्रश्न बनता है आपके नेट जेआरएफ में प्रश्न बन सकता है कि अब देखो इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके, बाल शब्द दे दिया, एक तो लिख दिया स्तनधय बालक, छोटा बच्चा जो दूध पीने वाला बालक, दूसरा ऐसा लिखा गया व्याकरण, काव्य, कलादि कोश जिसने पढ़ लिया वो, तो वहां पर व्याकरण, काव्य, कोश, कलादि को पढ़ने वाला बच्चा वो है यहाँ पर, जो दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, ठीक है। उस बच्चे के लिए इस किताब को लिखा गया है। और कैसा बच्चा, जो अलस है, जो आलसी है, ठीक है। अब यहाँ पर बाल है का, बाल है विशेष्य है, अलस है वो विशेषण है, तो उस बच्चे की विशेषता क्या है कि वो आलसी भी है, ठीक है, और अल्पेन वांछति, बिल्कुल थोड़ा सा, वो थोड़े से सुनने मात्र से न्याय दर्शन, न्याय, नव्य न्याय में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए किताब लिखी गई है। तो इसका हेतु आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये किताब को लिखा क्यों जा रहा है। हाँ, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि 16 पदार्थ आपके तर्क भाषा में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कि एक सूत्र आता है बड़ा सा, उसमें 16 पदार्थ लिखे गए हैं। 16 पदार्थ इसमें कंटिन्यू लिखे गए, आपको क्रमानुसार याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी उसका क्रम पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है। न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में 16 पदार्थों का वर्णन है। ये पूछा जा सकता है कि न्याय के अनुसार कुल कितने पदार्थ है, तो 16 पदार्थ है, ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है, ये 16 पदार्थ क्यों बताए गए, इसके लिए देखो आगे एक पंक्ति लिखी है आपकी कि तत्व ज्ञानात निश्रेयसाधिगम, तत्व ज्ञान से, इन 16 पदार्थों के ज्ञान से क्या होगा, निश्रेयस अधिगम, निश्रेयस की प्राप्ति होगी। निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग यदि आप इन 16 पदार्थों का ज्ञान कर लेते हैं ना, तो इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये न्याय दर्शन का विद्यार्थियों सबसे पहला क्या है, सूत्र है, जो हमने इस पर डिस्कस किया। तो 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान। अब देखो,
अब एक प्रश्न आएगा कि ठीक, हम 16 पदार्थ याद कर लेंगे, ठीक है, जैसे प्रमाण, प्रमेय, शमसे, ये सब 16 पदार्थ याद कर लेंगे। क्या इनको याद कैसे करें? पहली बात तो क्या याद करने मात्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा? तब तो मोक्ष बहुत सरल हुआ। पर एक देखो, एक बड़ी अच्छी बात बताइए कि इन 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान तीनों के द्वारा होता है। आप अपने तर्क भाषा के मूल में देखिएगा, प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् न मोक्ष प्राप्तिर्भवतीति। जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत भवति। जब तक ये जो 16 पदार्थ है इनका अच्छी प्रकार से जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक आपकी मोक्ष नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। अब इन 16 पदार्थों का विशेष ज्ञान प्राप्त कैसे हो, इसके लिए देखो आता है यावत एषाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रियते। देखो, न्याय दर्शन में किसी भी चीज के ज्ञान के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है लक्षण, तीसरा होता है परीक्षा। ये बात न्याय सूत्र के भाष्यकार है ना वात्स्यायन जी, उन्होंने ये बात कही गई है। क्या कहा है उन्होंने? त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति। ये पंक्ति कहां से ली गई है पूछा जा सकता है। तो आपको न्याय भाष्य सूत्रकार वात्स्यायन जी है, उन्होंने ये लिखा है कि त्रिविधा शास्त्र की 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अब देखो, उद्देश्य किसको बोला जाता है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र बताना उद्देश्य कहा जाता है। जैसे प्रमाण, प्रमेय, ये सब बता दिया। तो ये जो पहले सूत्र आप देख लो, पहले सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, इन 16 पदार्थों का नाम गिना दिया, नाम लिख दिया, यही इसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है। तो उद्देश्य की बड़ी अच्छी परिभाषा है, नाम मात्र से किसी वस्तु का संकीर्तन करना, नाम मात्र से बताना ये पदार्थ है, इसको क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, सबसे पहला जो सूत्र उसमें उद्देश्य अपने आप हो गया, 16 पदार्थ बताते ही उसका उद्देश्य अपने आप हो गया। उसके बाद में बात आती है लक्षण। उद्देश्य तो हमने 16 पदार्थों का नाम ज्ञान कर लिया, लक्षण किसको बोलते हैं? असाधारण धर्म वचनम, किसी भी वस्तु का साधारण धर्म नहीं, असाधारण धर्म बताना लक्षण कहा जाता है। जैसे गाय है, अब गाय और कुत्ते और बिल्ली आदि में कोई साधारण धर्म तो क्या है? पूंछ है, उनके मुंह है, नाक है, ये साधारण धर्म है। पर गाय का असाधारण धर्म बिल्कुल कॉमन नहीं है, वो कौन सा धर्म होगा? गोह शासनादिमत्वम, शासना उसकी जो ऊपर जो थुई आदि जो कुबड़ की तरह बना होता है वो केवल गाय में ही होता है, ठीक है। तो शासनादिमत्वम, शासना आदि जो होता है उसके उसी एक ऐसा असाधारण लक्षण है जिसके द्वारा गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि सबसे अलग कही जाती है। तो ये क्या है? लक्षण उसको कहते हैं। लक्षण किसको बोलते हैं? जो असाधारण धर्म को बताए उसको क्या कहा जाता है? लक्षण कहा जाता है। किसी भी चीज का आप लक्षण देख लो, लक्षण में इतना पता चलेगा कि वो वस्तु है क्या, और दूसरी चीजें से उसको अलग बताया जाएगा। जैसे ये किताब है, ये पेन तो नहीं है, इस किताब का कुछ लक्षण होगा, इसके कारण ये किताब ही नजर आनी चाहिए जिसमें पेज हो, पृष्ठ हो, ठीक है, और इस आकृति की उसको किताब कहते हैं। तो ये जो मैंने बताया, पेज हो, इस आकृति की हो, है ना, पृष्ठ हो, तो ये सभी क्या इसके लक्षण है, और इस लक्षण के द्वारा ये किताब ही रह गई, पेन नहीं रहेगी। समझ में आ रहा आपके? तो लक्षण कहा जाता है। परीक्षा, सामान्य भाषा में परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय परिभाषा देख लेते हैं। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नैवा इति विचार है। जो आपने उद्देश्य के अंदर जिसका बताया था उसका लक्षण हकीकत में वही है या नहीं है, वह है तो उसकी परीक्षा कंप्लीट हो गई, यदि वो नहीं है तो उसकी परीक्षा अधूरी रह गई, है ना, पूरी नहीं हुई। तो परीक्षा किसको बोलते हैं? लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नैवा इति विचार है। जिसका आपने लक्षित किया था, टारगेट किया था, उसका लक्षण सही है या नहीं है, उसको क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? परीक्षा बोला जाता है। तो आज की कक्षा में मैं आपको वापस बता दूं कुछ चीजें कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया तर्क भाषा के लेखक है वो श्री केशव मिश्र जी है। तर्क भाषा का संबंध न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों के साथ में है।
न्याय का अर्थ होता है प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। ठीक है, न्याय को आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी अन्वीक्षा करना, उसको देखना अन्वीक्षा कहा जाता है, उसको आन्वीक्षिकी विद्या कहा जाता है। आन्वीक्षिकी का दूसरा नाम न्याय विद्या है। न्याय शास्त्र को हेतु विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि अनुमान है, अनुमान में हेतु के आधार पर, अनुमान का बेस हेतु होता है, इसलिए न्याय शास्त्र में अनुमान का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए हेतु विद्या भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको वाद विद्या भी कहा जा सकता है, तर्क विद्या भी कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पहले नैयायिक वो मीमांसक थे, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में नव्य न्याय है, वो गौतम के द्वारा प्रवर्तित 16 सूत्र है, 16 जो पदार्थ है उनको, उनसे संबंध है। और नव्य न्याय में जो गंगेश उपाध्याय के द्वारा जो तत्व चिंतामणि ग्रंथ है उसका वर्णन नव्य न्याय में मिलता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भेद क्या है ये हमने देखा। मंगलाचरण का जो लक्ष्य है वो व्याकरण, काव्य, कला आदि को जो पढ़ा हुआ आलसी बालक है उसके लिए इस तर्क भाषा को लिखा गया है। बिल्कुल संक्षिप्त युक्तियों के द्वारा इस तर्क भाषा को प्रस्तुत किया गया है। 16 पदार्थ मैंने आपको बताए। उसके बाद में शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य में किसी वस्तु का नाम संकीर्तन कर देना, बता देना, और लक्षण असाधारण धर्म होता है। परीक्षा जो लक्षित का जो हमने लक्षण है वो सही है या नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, परीक्षा कहा जाता है। विद्यार्थियों, तर्क भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट ग्रंथ आपको लगे, पर इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विस्तृत इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसके उत्तर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में हम तर्क भाषा के आगे आने वाले सभी सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।